हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने इसी चैप्टर को डिस्कस किया था और आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहा जाए ये जो लेसन नंबर 10 है ना, तरंग प्रकाशिकी, ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी डेरिवेशंस होंगे, चाहे जितने भी टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए चित्र हमने बनाया है। x और x डैश जो है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ हैं। x डैश दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 माना गया है। ये पहला माध्यम सीमा पृष्ठ है, मतलब इसी पृष्ठ से दोनों माध्यम जो हैं अलग अलग हो रहे हैं। पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। ठीक है, पहला जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। अब तरंगाग्र जो है, तरंगाग्र का बिंदु B, तरंगाग्र है ये पूरा, और तरंगाग्र का बिंदु B जो है, ये देखिए बिंदु B है। पृष्ठ के बिंदु A डैश पर ये B है। यहां भी एक तरंगाग्र आप बना सकते हैं। तरंगाग्र इसी तरह का होता है ना, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। ये तरंगाग्र है और दूसरे माध्यम में जो है ये तरंगाग्र है इस तरह से। तो तरंगाग्र का बिंदु B सीमा पृष्ठ जो है बिंदु A डैश पर पहुंचता है कब? ठीक समय में। तो बिंदु B से A डैश तक चली गई दूरी, देखिए यहाँ पे बिंदु B से A डैश तक चली गई दूरी क्या हो जाएगा? ये तो प्रथम माध्यम में है ना, तो ये भी एक तरंगाग्र है और यहाँ पर भी एक तरंगाग्र है जिसको हम लोग बिंदु B डैश कहेंगे। ठीक है, तो B से A डैश तक आने में कितनी दूरी चलनी पड़ती है प्रकाश को? v1t, क्योंकि पहले माध्यम में है और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है। तो B से A डैश तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? v1t। और फिर B डैश एक तरंगाग्र है, तो B डैश से बिंदु A डैश तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए सॉरी, A से B डैश तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? v2t। ठीक है, अब ये दोनों तरंगाग्रों के बीच की दूरी तो हमको पता चली गई। बिंदु A से जब प्रकाश A डैश पर पहुंचती है तो कई बिंदुओं से टकराती है। जब बिंदु A से प्रकाश A डैश पर पहुंचती है तो बीच में कई बिंदुओं से टकराते हुए जाती है। ठीक है, उसके बाद M और N ये एक अभिलंब है। M डैश N डैश यह भी एक अभिलंब है। ठीक है, अब यहां नीचे दिख रहा है आपको त्रिभुज PAM इज इक्वल टू एंगल PAM। देखिए एंगल PAM इज इक्वल टू एंगल BA डैश। ये किसके बराबर है? देख लीजिए PAM BA डैश, ये दोनों किसके बराबर है? I के बराबर है। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है? I के बराबर है। और I को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? फिर चित्र से ही आपको लिखना है S A डैश
एन डैश, एस का है, आर यहाँ पे ना, एस यहाँ पे होगा, एस ए डैश एन डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर है, आर के। देख लीजिए चित्र में, एस ए डैश और एन डैश, ठीक है, आर हो गया, फिर ए यहाँ पे ए डैश और बी डैश, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, आर के बराबर हो गई है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी ए डैश, दूसरा ए बी डैश ए डैश, तो दोनों त्रिभुजों से हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दो है, किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ठीक है, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो साइन आई बराबर, देखिए आई का है, यहाँ पे है, लंब क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आई यहाँ पर है ना, तो लंब हो जाएगा बी ए डैश, लंब क्या हो गया, बी ए डैश, और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ है, तो ए डैश उसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ए डैश, ठीक है, बी ए डैश का मान आपको पता है, बी ए डैश का मान V1T है, तो यहाँ पे हम लोग V1T लिख देंगे, ए डैश को उसी तरह छोड़ दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह दूसरे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पे ए बी डैश, या आप ऐसे कर सकते हैं ए डैश बी डैश, या ए बी डैश ए डैश, किसी तरह भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में यहाँ पे आर बन रहा है, तो साइन आर बराबर, फिर होगा लंब बटा कर्ण, तो आर यहाँ पे है, तो ये सामने का जो साइड होता है ना, उसको हम लोग लंब बोलते हैं, ये लंब हो गया, और कर्ण तो यही रहेगा, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल टू, ए बी डैश का मान हमने निकाला, देखिए ए बी डैश इज इक्वल टू V2T, नीचे हो जाएगा ए डैश, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे दिया जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 भाग देंगे समीकरण 2 से, तो क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1T बाई ए डैश, उसके नीचे साइन आर का मान V2T बाई ए डैश, ए डैश कैंसिल, T और T कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, V1 बाई V2, यही बचा ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, इसको जो है एक नियतांक कहेंगे, नियतांक V1 तथा V2 नियत हैं, निश्चित हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिला, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2, या इसी को हम लोग एक नियतांक कहेंगे, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं 1μ2 नियतांक, यही अपवर्तन का स्नेल का नियम है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो स्नेल के अपवर्तन का मतलब प्रकाश के अपवर्तन का यह दूसरा नियम है, और पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वो पहला नियम था, और यह जो है अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम है
जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? यही ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या इस तरह से आप कर सकते हैं। हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, यही है अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, यदि इसको दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3, यदि I बराबर, I बड़ा है एंगल R से, ठीक है, I जो है बड़ा है एंगल R से, तो साइन I बड़ा होगा साइन R से। साइन I जब साइन R से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, V1 बड़ा हो जाएगा V2 से। समीकरण 3 से, ये कहां से आया, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। इसका मतलब यही है कि V1 जो है बड़ा है और V2 जो है छोटा है। मतलब V1 प्रकाश की चाल है किस माध्यम में, पहले माध्यम में, और V2 प्रकाश की चाल है किस माध्यम में, दूसरे माध्यम में। यानी पहला माध्यम जो है वो विरल माध्यम है, इसको आप कह सकते हैं विरल माध्यम, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं सघन माध्यम। तो इससे हमको क्या पता चला कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। आई बात समझ में? आप ये कह सकते हैं कि साइन I जब बड़ा है साइन R से, इसका मतलब है कि V2 बड़ा होगा V1 से। V2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, V1 पहले माध्यम में यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है, V2 दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको इस तरह लिख दें, बी ए डैश बाई ए बी डैश इज इक्वल टू V1t बाई V2t इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। ठीक कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो V1 के नीचे आ जाएगा λ1 और V2 के नीचे आ जाएगा λ2। अब V1 बाई λ1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थात यहीं पे लिखिए, अर्थात F1 बराबर F2, जो कि क्या है, आवृत्ति है। F1 और F2 प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है। इसका मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदल सकता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदल सकती है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये था हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, कि हाइगेंस तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश जो है किस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किस तरह से उसकी चाल बदलती है, किस तरह से आवृत्ति बदलती है, किस तरह से तरंग दैर्घ्य बदलता है, ये सारी चीजें। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और ये जो टॉपिक है ना बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। अभी हम लोगों ने हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की, जिसमें साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, यानी अपवर्तनांक होता है, नियतांक होता है, और इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं पहले वो हमको जानना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये हमें सिद्ध करना है हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र बना रखा है जिसमें ए बी, देख लीजिए ए बी एक समतल तरंगाग्र है, एक्स और एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। तरंगाग्र, अब यहाँ तो एक ही माध्यम है, जब अपवर्तन की बात की जाती है तब माध्यम दो होता है, लेकिन जब परावर्तन की बात की जाती है तो वहां पे माध्यम एक ही होता है। तो यहाँ पे माध्यम एक है। ठीक है, माना कि तरंगाग्र की चाल भी है, समय t इज इक्वल टू 0 पर तरंगाग्र बिंदु A पर पहुंचती है। यहाँ भी एक तरंगाग्र है और ए बी को कहा जाए तो ये आपतित तरंगाग्र है, और ए डैश बी डैश को कहा जाए तो ये परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, m और n जो है आप इसको या ए एन कह दीजिए, यहां से ए डैश एन डैश कह दीजिए, ये डैश है, ये दोनों जो है अभिलंब है। ठीक है, तरंगाग्र बिंदु ए पर पहुंचती है और ए से ए डैश की ओर बढ़ती है। देखिए ये जो तरंगाग्र है बी, यहाँ पे ए पर आती है और ए से बिंदु ए डैश पर जाती है। तो जब बी से ए तक आती है, फिर ए से ए डैश तक जाती है, तो रास्ते में कई बिंदुओं से टकराती है और सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो एक प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ए से ए डैश के बीच कई द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। अब जब तरंगाग्र जो है बी से ए डैश तक आती है, सॉरी यहां से बी से ए डैश तक पहुंचती है, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, v इंटू टी, क्योंकि माध्यम एक है तो चाल भी एक ही होना चाहिए, भी टी। जब ए से तरंगाग्र जो है बी डैश से ए तक पहुंचती है तो कितनी दूरी तय करती है, v इंटू टी, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो तो एक ही है। तो b से a डैश तक और b डैश से a डैश तक, b डैश से a तक पहुंचने में कितनी दूरी कवर करनी पड़ती है, ये आप चाहे तो यहाँ भी एक तरंगाग्र का रूप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये हो गया कि b से तरंगाग्र जब a डैश पे पहुंचती है और b डैश से a पर पहुंचती है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, b a डैश बराबर v इंटू टी और a b डैश बराबर भी v इंटू टी। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ए एन ए डैश एन डैश, ये दोनों जो है अविलंब है। अब त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में, या कहा जाए पी ए एन, या इसमें लिखा जाए, तब यहाँ त्रिभुज नहीं लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग पी ए एन, एंगल पी ए एन इज इक्वल टू आई है ना, देखिए और कहाँ आई है, बी ए डैश इज इक्वल टू आई, देख लो आई कहाँ कहाँ है, पी ए एन और बी ए बी डैश। तो ये क्या हो गया, बी ए डैश, ये क्या हो गया, आई हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। फिर और यही लिखते हैं एंगल आर ए डैश एन डैश, देख लीजिए यहाँ दोनों जगह तो ये लिखा गया है, एक जगह पी क्यू, यहाँ पे हमको लग रहा है आर रहेगा, ये हो जाएगा आर ए डैश एन डैश और बी डैश ए डैश और ए बी डैश ए डैश ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, पी ए एन फिर बी ए डैश, यानी पूरा हम लोग आई ले लेंगे इस तरीके से, पूरा आई हो गया। तो ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया आर ए डैश एन डैश, एंगल आर हो गया, फिर बी डैश ए डैश ए, यह जो है यह भी एंगल आर हो गया, और ये आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। अब
इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे, ठीक है। त्रिभुज इसमें और इसमें, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश, और देखिएगा ए बी ए डैश। दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे ए बी डैश ए डैश, या आप ऐसे भी ले सकते हैं ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो सर्वांगसम दिखाने के कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं, किसी एक का भी आप यूज करके दिखा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में क्या क्या चीजें बराबर है वो आपको दिखाना है, और 3 चीजें बराबर होनी चाहिए। तो पहला तो आपको एक एक एंगल मिल रहा है 90-90 का, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी ए डैश बराबर है एंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। ये कितने डिग्री का है, दोनों जो है 90-90 डिग्री के हैं, देख लीजिए दोनों 90-90 डिग्री के दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब भुजा, ये देखिए ए बी डैश, भुजा ए बी डैश इज इक्वल टू भुजा ए डैश बी, देखिए यहाँ पे ए बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी, ए डैश बी, और ये कितने के बराबर है, अभी हमने कहीं लिखा था यहाँ पे बी ए डैश और बी ए डैश और ए बी डैश, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, बी इंटू टी के बराबर है। तो दो तो चीजें मिल गई कि दोनों चीज इक्वल हो गया। और देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ए डैश जो है उभयनिष्ठ है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश कहेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अतः कौन सा नियम है ये, 2 साइड और एक कोण, अतः एस से त्रिभुज ए बी ए डैश और सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। अतः बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, दोनों के जो कोण होंगे एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। अतः एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, और ये किसके बराबर है देख लीजिए बी ए डैश, बी ए डैश, फिर बी डैश ए, ये दोनों किसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए डैश किसके बराबर है, बी ए डैश एंगल आई के बराबर है, और बी ए डैश ए एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। तो लिखेंगे अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। आपको करना कुछ नहीं है, देख लीजिए 2 त्रिभुज है ए बी और ए डैश, दूसरा है ए बी डैश ए डैश, इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देना है। अब भाई सीपीसीटी से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह जो है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। और पहला नियम क्या है, तो देखिए चूंकि इधर से रहेगा, चूंकि ए बी आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र है, और ए बी आपतित तरंगाग्र है, ए डैश बी डैश
परावर्तित तरंगाग्र है और A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है और इस पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, तीनों एक ही तल पर हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, पहला नियम है। और इस प्रकार हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है, आई बात समझ में? ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? दो ही नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ हमने पहला नियम प्रूफ किया है, दूसरा नियम है ये। और ये A डैश B डैश और खींचा गया अभिलंब, देखिए ये खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पर है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती है। और यह भी जो टॉपिक है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आप अभी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, हर साल पूछा जाता है। इसलिए इसको काफी अच्छे से पढ़िएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका उत्तर दिया जा सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। तरंगों का व्यतिकरण देखिए लिखा गया है, दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों के व्यतिकरण के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का जो पुनर्वितरण होता है, अध्यारोपण का मतलब मिलना, जहां दो या दो से अधिक तरंगें मिलती हैं और मिलने के बाद जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इस घटना को ही हम लोग तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा संकरण, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिलते हैं और समान ऊर्जा के उससे मतलब अधिक नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संकरण कहते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर है कि जब दो तरंगे का आपस में अध्यारोपण होता है, दोनों तरंगे आपस में मिलती हैं और जब ऊर्जा का पुनर्वितरण किया जाता है तो इसी घटना को हम लोग तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों का व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। पहले को हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण या उच्चिष्ट की स्थिति, और दूसरा होता है, यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विनाशी व्यतिकरण या निम्ननिष्ठ की स्थिति। तो एक को हमने बढ़िया से समझा दिया है, उसी के हिसाब से आप दूसरा भी अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण अथवा उच्चिष्ट की स्थिति क्या होती है? जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को उच्चिष्ट अथवा तथा वहां हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता को हम लोग I से दिखाते हैं, कलांतर को फाई से दिखाते हैं, आयाम को A से दिखाते हैं, ठीक है, पथांतर को डेल्टा x से दिखाते हैं। तो जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं को उच्चिष्ट तथा वहां हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब संपोषी व्यतिकरण होता है वैसी स्थिति में जो कलांतर होता है
cos फाई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो cos फाई का मान किन किन स्थितियों में 1 होता है? जब फाई का मान 0 हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इस तरह से। जब फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से। अब कलांतर क्या हो जाएगा? तो कलांतर हो जाएगा हमारे पास 2n पाई। आयाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आयाम भी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी a मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स का अधिकतम हो गया a1 प्लस a2। तीव्रता भी अधिकतम होगा k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। पथांतर फाई इज इक्वल टू आपने होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स क्या है? पथांतर है। फाई का मान हमने 2n पाई यहां से उठा के रखा हुआ है, 2 पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स का मान आ गया n लेमडा, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 इस तरह के। तो ये डेल्टा एक्स क्या है? यही जो है पथांतर है। तो ये किसके लिए समीकरण बताए गए हैं? संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में अथवा उच्छिष्ट की स्थिति में। इतनी बात समझ आ गई कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है या उच्छिष्ट की स्थिति क्या होता है? जिन दो बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण या निम्ननिष्ठ की स्थिति क्या होती है? तो जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता निम्नतम होती है उसे हम लोग निम्ननिष्ठ की स्थिति कहते हैं या विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें परिणामी आयाम तथा तीव्रता निम्नतम होती है, तीव्रता भी निम्नतम होगी, आयाम भी निम्नतम होगा। वैसी स्थिति में कलांतर यानी cos फाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अधिकतम के लिए cos फाई +1, निम्नतम के लिए cos फाई -1। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 7 पाई, इस तरह से। फाई का मान कितने के बराबर हो जाएगा? तो 2n - 1 इंटू पाई। और जब केवल 2n पाई होगा तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण होगा तो फाई का मान 2n - 1 इंटू पाई हो जाएगा। आयाम के लिए तो मिनिमम है a इज इक्वल टू, ये a मीन मतलब परिणामी आयाम a1 - a2, तीव्रता k a1 - a2 का होल स्क्वायर। पथांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। फाई की जगह 2n - 1 इंटू पाई हमने रखा, 2 पाई मतलब पाई और पाई कैंसिल हो गया। डेल्टा एक्स का मान निकालेंगे तो n - 1/2 इंटू लेमडा बाई 2, जहां n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये था कि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है और तरंगों का व्यतिकरण कितने प्रकार से होते हैं। तो तरंगों का व्यतिकरण जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं और एक को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण जो होता है, संपोषी में क्या होता है? उच्छिष्ट की स्थिति होती है, वहां पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं, और विनाशी में अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये था तरंगों का व्यतिकरण और तरंगों के व्यतिकरण के प्रकार। ठीक है, आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो नवंबर लास्ट तक जो है पूरी कोर्स में आराम से आपको खत्म करवा दूंगी, और दिसंबर लास्ट से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप ज्यादा परेशान ना होइए कि आपका कोर्स खत्म होगा या नहीं। सबसे लंबा जो चैप्टर है अभी तक वो यही है। इसके खत्म होने के बाद जितने भी वीडियोज डाले जाएंगे सभी वन शॉट होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो चैप्टर है बहुत ही छोटे हैं। ठीक है।